समझाते हैं। अभी तक हमने एक एक करके जो चीजें देखी उसको संक्षिप्त में समझिए। अभी तक हमने ये देखा है कि मेंटल डिसऑर्डर होता क्या है, कि मानसिक विकार क्या होता है, डिसऑर्डर, और मानसिक विकार के कारण जो उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं जिसे साइकोलॉजिकल डिजीज कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक बीमारियां कही जाती हैं। इन बीमारियों में जो सबसे ज्यादा आपको जाना जाता है वो 4 बीमारियां हैं। एक तो कहलाता है डिप्रेशन यानी अवसाद कहलाता है, यानी आप अत्यधिक चिंतित हो रहे हो। दूसरा एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें आप अत्यधिक चिंतित होते हैं, चिंता विकार होता है अत्यधिक। इसके अलावा आपने एक चीज और देखा था, सिजोफ्रेनिया यानी आपको हेलुसिनेशन होने लगता है। इसके अलावा आपने एक पढ़ा था आपका बाइपोलर डिसऑर्डर, राइट, आपने पढ़ा था बाइपोलर डिसऑर्डर यानी स्प्लिट पर्सनालिटी या द्विध्रुवीय विकार। ये 4 प्रसिद्ध बीमारियों के बारे में आपने पढ़ लिया था। अगर आप गहराई से देखोगे तो इन्हीं सब में कुछ और बीमारियां भी हैं, जैसे पीटीएसडी, राइट। जैसे पीटीएसडी का मतलब क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमा आपका स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि कोई विकार उत्पन्न होने का बचपन से जब कोई चीज होता है ये। और देखोगे आप इसी में कुछ तो ईटिंग हैबिट डिसऑर्डर, इस तरह की कई सारी चीजें आपने देख ली होंगी बीमारियों के बारे में। यानी खाद्य संबंधित क्या हो बेटा, खाद्य संबंधित आपके अंदर विकार पैदा हो जाए, ऐसे बहुत सारे विकार हैं, राइट। तो हमने इन सब के बारे में देखा था कि ये सारी बीमारियां हैं क्या। जब बीमारियां हैं तो इलाज भी तो करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, इन सबको दूर करने के लिए, इन बीमारियों को सॉल्यूशन करने के लिए एक खास प्रकार की तकनीक होती है जिसे कहा जाता है साइकोलॉजिकल थेरेपी, यानी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा कहा जाता है। अब मनोवैज्ञानिक चिकित्सा और सामान्य चिकित्सा में अंतर क्या है, यह पहले हमें समझ में आना चाहिए। समझिए, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा वास्तविकता में आपके मेंटल प्रॉब्लम से जुड़ी है, और कई ऐसी मेंटल प्रॉब्लम होती है जिनके लिए प्रत्यक्ष रूप से दवाई नहीं होती, 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है। यानी जो इसमें क्लाइंट और ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, या साइकाट्रिस्ट होते हैं, या साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, उनके बीच में 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है, बात विवाद होता है। यानी साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, और दूसरी तरफ क्लाइंट, इनके बीच में व्यक्तिगत संबंध होता है, आपस में 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है। ये आम ड्रग या मेडिसिन ट्रीटमेंट से अलग होता है, बनेगा। ये अगर बोला जाए तो ये मेडिसिन ट्रीटमेंट या ड्रग ट्रीटमेंट से अलग होता है। हालांकि इनमें भी हम ड्रग देते हैं, कुछ ना कुछ औषधि देते हैं, लेकिन वो औषधि आपके तनाव को कम करने का होता है, वो इलाज नहीं होता, वो प्रत्यक्ष रूप से कोई इलाज नहीं। हम नॉर्मल बीमारियां जो होती हैं बेटा, शरीर में कोई भी आपको बीमारियां हैं, उन बीमारियों के लिए अगर ड्रग दिया जा रहा है, औषधि दी जा रही है, मेडिकेशन किया जा रहा है, दवाइयां दी जा रही हैं, वो उस टारगेटेड एरिया में जाकर इलाज करेगा। परंतु साइकोलॉजिकल थेरेपी में जो भी ड्रग दिया जाता है वो इनडायरेक्टली आपके तनाव को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है, आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर को मेंटेन करता है। ज्यादातर बीमारियां आपके सही तरीके से प्रॉपर स्लीप ना लेने की वजह से होता है, यानी आप सही तरीके से निद्रा नहीं ले रहे हैं,
उससे जन्म लेता है, या आपके अंदर कोई डिप्रेशन जैसी चीजें हैं उससे जन्म लेता है। इसीलिए नॉर्मल मेडिकेशन से साइकोथेरेपिक जो मेडिकेशन होता है वो जमीन आसमान का अंतर होता है। इसके चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं। आई होप यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। अगर आप 1-to-1 कन्वर्सेशन कर रहे होंगे तो पहले आपके मन में आता होगा कि पहले बात करें, उसके मन की समस्याओं को समझें, देन उसकी मन की समस्याओं को समझकर उसका इलाज करें, राइट? ऐसी प्रक्रिया है। इसमें क्या हो सकता है बेटा, कई बार पेशेंट अपने आप को खुलकर सामने वाले के पास व्यक्त भी नहीं करता। जैसे किसी महिला के साथ लॉन्ग टर्म में उसके परिवार द्वारा अगर मोलेस्टेशन किया हो, वो डॉक्टर के सामने खुलकर बोलने में हिचकिचाएगी, मान रहे हो? उसी तरीके से कई सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिन पर आप चिकित्सक से खुलकर बात नहीं करते। और कई बार ऐसा होता है कि जब चिकित्सक से खुलकर बात करना चालू करते हो धीरे धीरे करके, यानी इसमें पेशेंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। आई होप समझ आ गया? इसमें अगर आपको डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तो आप खुलकर सारी समस्याओं को उसके सामने नहीं रखोगे। यानी इसमें पेशेंट की हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है। यानी जो भी पेशेंट होगा उसके इतिहास के बारे में कि आखिर उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ क्यों है, बनेगा? समझा? पक्का? अब जैसे हमने बोला कि साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है, तो साइकोलॉजिकल थेरेपी भी अलग अलग होती है। कौन कौन सी साइकोलॉजिकल थेरेपी जो सबसे प्रसिद्ध है वो हम देखने का प्रयास करेंगे एक एक करके। लेकिन उसके पहले हम ये चर्चा करेंगे कि साइकोलॉजिकल थेरेपी आखिर वास्तविकता में है क्या और इसकी प्रक्रिया क्या क्या है, बनेगा? कोर आइडियाज क्या है, और इसके मेरिट और डीमेरिट्स को भी हम देखेंगे। ठीक, ओके। सबसे पहला डालिए आप देख लीजिए। साइकोलॉजिकल थेरेपी बाय डिफॉल्ट साइकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं सिगमंड फ्रॉयड। उनका नाम लिख लीजिए, द फादर ऑफ साइकोलॉजी। इनके ऊपर तो सिगमंड फ्रॉयड, इन्होंने इतनी सारे सिद्धांत दिए हैं साइकोलॉजी के ऊपर कि आप दंग रह जाओगे। सिगमंड फ्रॉयड, और उन्हीं की परिभाषा भी हम लिख ही रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए बेटा। इसका होता क्या? साइकोथेरेपी इज अ थेरापेटिक इंटरेक्शन। लिख लीजिए डेफिनेशन में, इट इज अ थेरापेटिक interaction between trained therapist and client। लिख लीजिए, यह ऐसा संबंध होता है साइकोलॉजिकल थेरेपी में, यह ऐसा मनोवैज्ञानिक उपचार होता है जिसमें प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक क्लाइंट के साथ संबंध स्थापित करते हैं। यह है, उसके बाद लिखिए, इट इज नॉट अ नेचुरल मेडिकेशन प्रोसेस एज वी सीन इन अदर डिजीजेज बट a special type of bondation between client and therapist।
थेरेपिस्ट बाय मीन्स ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट को अंडरलाइन करिए, लिख लीजिए, यह सामान्य चिकित्सा पद्धति से परे हटकर, यह सामान्य चिकित्सा पद्धति, यह है सामान्य चिकित्सा पद्धति से परे हटकर, यह है सामान्य चिकित्सा पद्धति से परे हटकर थेरेपिस्ट, यह सामान्य चिकित्सा पद्धति से परे हटकर, यह सामान्य चिकित्सा पद्धति से परे हटकर थेरेपिस्ट और क्लाइंट के मध्य आपसी विश्वास पर आधारित होता है, आपसी विश्वास पर आधारित होता है, आपसी विश्वास पर आधारित होता है। ये बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रस्ट पे अंडरलाइन करेंगे, आपसी विश्वास पर आधारित होता है। लिखिए, इनसे किन किन अवसादों या किन किन चीजों का उपचार किया जाता है वो लिखिए। ठीक है, इस प्रोसेस से, प्रक्रिया से किन का उपचार किया जाता है लिखिए। डिजीजेस क्योर्ड, इनसे कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाता है, साइकोलॉजिकल आपका डिसऑर्डर जो जो होंगे उन्हीं सबका इलाज करेंगे। कैसे, पहला लिखिए डिप्रेशन, अवसाद का इलाज किया जाएगा। ठीक है, पहला डिप्रेशन। दूसरा एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, यानी पहला हो गया आपका अवसाद, दूसरा हो गया चिंता विकार, तीसरा लिख लीजिए फोबिया, इसको अंडरलाइन करिए। फोबिया, डर, भय होना, किसी भी चीज से आपको डर हो सकता है, फोबिया। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी कहा जाता है, कई सारे लोगों में देखा होगा ओसीडी पाया जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में लिख लीजिए जुनूनी बाध्यकारी विकार, जुनूनी बाध्यकारी विकार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। याद होगा कल मैंने बताया था कई लोग जिद्दीपन में आ जाते हैं, वही होता है। ठीक है, उसके अलावा लिख लीजिए बेटा पर्सनालिटी डिसऑर्डर, व्यक्तिगत विकार, डिसऑर्डर, बाइपोलर आएगा, करेक्ट, इसी का मतलब होता है बाइपोलर। बाइपोलर लिख सकते हैं क्योंकि बाइपोलर के कई प्रकार होते हैं, तो बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं इसको, द्विध्रुवीय। इसका मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी व्यक्तिगत विकार, इसी में बाइपोलर डिसऑर्डर आता है। एक और लिखिए पीटीएसडी, ये तो आपको बता चुके हैं क्या होता है पीटीएसडी। पीटीएसडी का मतलब होता है प्री ट्रॉमा या पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर बन जाएगा। लिख लीजिए बेटा हिंदी में पोस्ट, इतना लिखिए इसमें अभिघात जन्य तनाव विकार, और अंतिम में लिखिए साइकोटिक डिसऑर्डर, मनोवैज्ञानिक विकार, साइकोटिक डिसऑर्डर मनोवैज्ञानिक विकार। ठीक है, एक और चीज देखिए बेटा, इनमें हम स्टेप्स क्या लेते हैं, हमारे तरीके क्या होते हैं, यही लिखिए। कैसे हम इन चीजों का इलाज देखते हैं, इसमें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। स्टेप्स, हमारा पहला चरण क्या होता है, स्टेप्स यानी कदम कैसे कैसे होते हैं। पहला लिखिए अंडरस्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम्स, पहला अंडरस्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम्स बनेगा। पहला लिख लीजिए हम उसकी भावनात्मक, क्या लिखेंगे, हम उसकी भावनात्मक समस्याओं को समझते हैं। दूसरा स्टडी ऑफ हिस्ट्री, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। इतिहास मतलब बीमारी के इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा लिखिए हम उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके विचारों को, उसके व्यवहार को मॉडिफाई थॉट्स एंड बिहेवियर बनेगा। हम उसके विचारों और व्यवहारों में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अंत में लिखिए
एनहांस साइकोलॉजिकल वेलबींग, एनहांस लिख लीजिए, हम साइकोलॉजिकली उसे मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं, साइकोलॉजिकली हम उसे मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। बन जाएगा? चले और लिखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये सब होता है तब हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, जिसे क्लिनिकल टेस्ट कहा जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट टेस्ट तो पहले करेंगे ना बेटा, ये सब चीज जानने के बाद हम देखते हैं कि वास्तविकता में किस थेरेपी के लिए ये है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसे क्लिनिकल टेस्ट भी कहा जाता है। हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं या क्लिनिकल टेस्ट करते हैं। बन जाएगा? ये सब होने के बाद हम क्या करते हैं वो भी देख लीजिए, यहां लिख दूं, चलेगा? समझ में आ रहा है? ओके। इससे क्या होता है बेटा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है। अब गोल सेट होता है। गोल्स क्या होते हैं? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, हम समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं कि समस्या है कहां पे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। बनेगा? और उसके बाद सेट थेराप्यूटिक गोल्स, चिकित्सीय लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। देन सेट थेराप्यूटिक गोल्स, यानी हम क्या करते हैं, उपचार के लक्षण को तय करते हैं कि क्या करना हमें, यानी चिकित्सा के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। बनेगा? इसके बाद लिखिए नेक्स्ट, ये गोल होने के बाद हम करते क्या हैं, इसके बाद का जो चरण होता है वो देखिए, इसमें होता है बेटा कि हम रेगुलर सेशन मेंटेन करते हैं। वो लिख लीजिए, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करते हैं, एंड इवैल्यूएशन, ये बहुत बड़ा होता है, समझ रहे हैं? लिख लीजिए, निगरानी, लिखिए निगरानी रखते हैं और मूल्यांकन करते हैं कि वो सही हो रहा है कि नहीं। तो प्रोग्रेस ट्रैकिंग करते हैं। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, प्रोग्रेस ट्रैकिंग। बन जाएगा? प्रोग्रेस ट्रैकिंग करते हैं, हम ये देखते हैं इसके अंदर कि प्रगति का आकलन करते हैं और अंत में फीडबैक लेते हैं। फीडबैक लेते हैं, फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि करते हैं। बनेगा? प्रतिपुष्टि करते हैं। बन जाएगा? अब अंत में एक चीज लिखिए बेटा कि हम स्किल रीइंफोर्समेंट करते हैं। अंत में, लास्ट में स्किल रीइंफोर्समेंट, कौशल का लिख लीजिए बेटा, इसमें कौशल को सुदृढ़ करते हैं, कौशल को सुदृढ़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, जिसके अंदर जो कमी है उसको उसी कौशल में निखार देते हैं ताकि उसको कभी कमी ना लगे। जैसे मान लीजिए कोई वीक है, डिसीजन लेने में असमर्थ हो रहा है, बेटा मेंटल डिसऑर्डर का मतलब क्या था, यही ना था कि आप डिसीजन लेने में असक्षम थे, सही डिसीजन लेने में असक्षम थे, अपने आप को कमतर मानते थे, हर परिस्थितियों में आप कमजोर फील करते थे। तो उनको दूर करने के लिए फिर हम उनके अंदर वो स्किल रीइंफोर्समेंट करने का प्रयास करते हैं ताकि कोई भी स्किल मान लीजिए जिससे वो अपने आप को क्या माने कि हां उनके अंदर भी कोई कौशल है, सुदृढ़ करना, मजबूत बना देना। ये स्टेप्स होता है। तो पहला क्या है, हमें अगर एक शब्द में बोला जाए कि साइकोलॉजिकल थेरेपी है क्या, साइकोलॉजिकल थेरेपी है क्या, यानी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है क्या, तो पहला डिजीज कौन कौन सी है जिसका इलाज होगा, पहला। दूसरा, उसके लिए स्टेप्स क्या है, किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे पहले बीमारी को समझना, उसके बीमारी कैसा, इमोशनल बिहेवियर, कि आखिर उसमें ये सब बदलाव आया क्यों है। दूसरा, स्टडी करना उसके इतिहास का कि ये बीमारी की शुरुआत हुई कैसे है, कारण पता होगा तब तो इलाज करें, क्योंकि ये मेडिसिन तो है नहीं कि गोली खिला दे और ठीक हो जाएगा। उसके बाद मॉडिफाइड थॉट्स एंड बिहेवियर, उसके विचारों को और उसके व्यवहार को बदलने का प्रयास करेंगे। कैसे बदलेंगे, इसके लिए थेरेपी होती है अलग अलग।
उसके बाद एनहांस करेंगे साइकोलॉजिकल वेलबींग, उसे हम एक अच्छे साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक रूप से अच्छा व्यक्ति बनाने का प्रयास करेंगे। और जब यह होने का हो जाएगा तब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, क्लिनिकल टेस्ट, कि अब कौन सी थेरेपी इसको देने लायक है। ठीक, उसके बाद से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, किस क्षेत्र में है, और हम थेरेपी गोल सेट करेंगे कि हमको इसको उभार कर कहां तक ले जाना है। उसके बाद हम बात करेंगे मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन की, कि प्रोग्रेस कहां कहां तक पहुंचा, मतलब कहां कहां तक उसका इलाज हो चुका संभव। फीडबैक देंगे, पृष्ठ देंगे कि कितना आप में सुधार हुआ, कितना और बचा है, और अंत में किसी कौशल को उसके अंदर सुदृढ़ कर देंगे यानी बढ़ोतरी कर देंगे। ये स्टेप हुआ। अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल थेरेपी है क्या, समझ आ रहा है, टेक्निक्स क्या क्या है। तो पहली टेक्निक लिखिए, टेक्निक्स कहा जा सकता है या थेरेपी कहा जा सकता है, साइकोलॉजिकल थेरेपी, उपचार। तो पहली जो थेरेपी है बेटा वो लिखिए, साइको एनालिटिक थेरेपी, सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिया। मनोविश्लेषण लिख लीजिए, मनोविश्लेषण चिकित्सा लिखिए, साइको एनालिटिक साइको एनालिटिक थेरेपी, साइको एनालिटिक थेरेपी बाय सिगमंड फ्रॉइड। लिख लीजिए, सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषण चिकित्सा सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिया गया था। यह बात याद रखेंगे, पहली थेरेपी भी इन्हीं के द्वारा दी गई है और सबसे ज्यादा मान्य भी यही थेरेपी है। लिखिए, इसमें होता क्या है, बहुत आसान है, एक फिगर के माध्यम से आपको समझा देते हैं। इनके द्वारा इन्होंने अपने मॉडल में, ये मॉडल ही है, इन्होंने एक तकनीक बताया, दो चीजें, जैसे आइसबर्ग देखा आप लोगों ने, आइसबर्ग को बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। आइसबर्ग जो है वो समुद्र में डूबा होता है, उसका 2/3 हिस्सा समुद्र के नीचे होता है और 1/3 हिस्सा समुद्र के ऊपर होता है। यानी ज्यादा वजन कहां होता है, यहां होता है, और 1/3 हिस्सा यहां होता है। आइसबर्ग कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि जिस तरीके से इंसान का कॉन्शियस माइंड केवल 1/3 है और सब कॉन्शियस माइंड 2/3 है। समझिएगा, यह क्या है, अनकॉन्शियस माइंड, और यह है कॉन्शियस माइंड। बनेगा चेतन मन, अवचेतन मन। चेतन मन का मतलब है जो आप अपने बुद्धि विवेक से ले रहे हो फैसला, उसको चेतन मन कहते हैं। अवचेतन मन जो आपकी बुद्धि विवेक के परे होकर होता है, मतलब आपके अंदर जो घटित हो रहा है आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसके बारे में जानकारी है। मतलब जो जागती आंखों से आप देख रहे हो वो ये है, और जो जागती आंखों से नहीं देख रहे हो ये है। मतलब इसमें पूरी तरीके से आप अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो, इसमें आप बिना विवेक और बुद्धि का प्रयोग किए कर रहे हो काम। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादातर आप लोग के जीवन काल में अगर कोई व्यक्ति 60 साल जी रहा है तो 60 साल में 40 साल अनकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। जिस व्यक्ति ने इसको टैप कर लिया मतलब वो सफलता प्राप्त कर जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर समय में आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता। जब आप अभी पढ़ रहे हो तो ब्रेन काम कर रहा है, बाकी टाइम पे आप चीजों को सुनते और इग्नोर करते हो, समझ रहे हो? तो आपका अनकॉन्शियस माइंड लेकिन सुन के उसको अंदर ले रहा है। इसीलिए जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हो तो कभी देखा है पहली बार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दिल कह देता ये वाला ऑप्शन है, लेकिन फिर बाद में ज्यादा तर्क वितर्क करके आप दूसरा तीसरा क्वेश्चन लगाते हो। लेकिन जो पहली बार दिमाग कहता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। क्यों? आपने कभी जीवन काल में वो पढ़ा रहता है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने यही चीज बताया कि आपके अनकॉन्शियस माइंड का डोमिनेट होना ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का नींव रखता है। जो आपका अवचेतन मन है वही आपके मेंटल डिसऑर्डर का सबसे बड़ा कारण है। तो हमको इसको दूर करना है, इस चीज को सुधारना है। ये तो आपके कंट्रोल में है ही,
आप समझ में आ गया? तो उनके लिए उन्होंने क्या क्या कहा है वो लिखिए। पहला स्टेप लिखिए, तकनीक क्या लिखा है, इसको सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स क्या रखी है। टेक्निक, पहली टेक्निक लिखिए बेटा, फ्री एसोसिएशन, मुक्त संगठन। पहला, फ्री एसोसिएशन, मुक्त संगठन। यहां मुक्त संगठन का यह अर्थ नहीं है कि समाज में जाके अपना एक संगठन बनाओ। मुक्त संगठन का मतलब है आपको अपनी समस्याओं के लिए खुद पहले आगे आकर बताना होगा, मुक्त संगठन। दूसरा लिखिए, ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण करना। एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण करना कि आपको सपने किस प्रकार के आ रहे हैं। उसका तीसरा लिखिए, एनालाइज द स्लिप ऑफ टंग। ये इसमें लिखना, वाणी जो है स्खलन को विश्लेषण करना, वाणी स्खलन को विश्लेषण करना, स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। और तीसरा लिखिए, ट्रांसफेरेंस और रेसिस्टेंट एनालिसिस, स्थानांतरण और प्रतिरोध का विश्लेषण करना। ट्रांसफेरिंग एंड लिख लीजिए रेसिस्टेंट। आप लिखिए बेटा हिंदी में, स्थानांतरण या प्रतिरोध का विश्लेषण करना, यह इंपॉर्टेंट है। अब लिखिए स्टेप्स, उसके लिए उन्होंने क्या क्या बताया है। ये 4 चीजों के लिए बताया है, स्थानांतरण और आपकी प्रतिरोध का अध्ययन करना। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी चीजें जो आपके मुख से निकलते निकलते कुछ और निकल जाए। अक्सर ये उनके अंदर होता है बेटा, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में होते हैं, वो व्यक्ति बोलना कुछ और चाहते हैं और बोलते कुछ और है। तो उन सबका अध्ययन करना। आसान भाषा में, जब आप इस तरीके के मानसिक रोगी बीमारी से गुजर रहे होते हो, तो आप अपने माइंड में नहीं होते हो, आप सोच कुछ और रहते हो, कर कुछ और रहते हो। तो उसके अध्ययन के लिए उन्होंने बताया स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग क्या होता है, अब ये स्टेप में समझ में आएगा। इनका यह कहना है कि जब आप अपने माइंड से किसी चीज का डिसीजन नहीं लेते हो, तो आप सोच कुछ और रहते हो और बोल कुछ और देते हो। इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। कई बार जब आप लिखते हो, लिखते वक्त आपका दिमाग तेज चलता है और हाथ कमजोर होता है, दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तो अक्सर गलत लिखता है इंसान। और कई बार जब आप लिखते हो, इसका और अच्छा उदाहरण देता हूं। इन्होंने ये चीज बताया था इसमें कि कई बार आप खाते वक्त, अगर खाते वक्त खाने पे फोकस ना करके कहीं और ध्यान देते हो, तो आपका गला अटक जाता है। कभी गौर किया है? कभी गौर किया है? खाना खाते वक्त तुम बात करो, तुम्हारा गला पकड़ लेगा। गला पकड़ने का मतलब खाने का दाना वगैरह तुम्हारे गले पे आ जाएगा, एपिग्लॉटिस पे, और तब तुमको खांसी आती है। कई बार देखा है? इसीलिए कहा जाता है खाना खाते वक्त खामोशी से खाना खाना चाहिए। क्यों कहते थे? क्योंकि खाना खाते वक्त अगर तुम बात करोगे तो ब्रेन कंफ्यूज कर जाएगा कि खाना के लिए एपिग्लॉटिस को बंद रखना है या एपिग्लॉटिस को खोल के रखना है ताकि तुम बोल सको। एपिग्लॉटिस जानते हो क्या होता है? करेक्ट है, जो फूड पाइप होती है अंदर की तरफ जाती है, जो ओसोफेगस से जाती है, तो वहां पर एक एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस जब बंद रहता है तो खाना जो है फूड पाइप के थ्रू नीचे जाता है। अगर ये खुला रहे तो सांस अंदर जाती है। अब समझ रहा है? दोनों जाके एक ही चैम्बर में जुड़ता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा यहां एपिग्लॉटिस होता है और इसीलिए यहां फनल शेप होता है। कभी गौर नहीं किया कि फनल शेप क्यों है? कार्टिलेज है यहां, ऐसा क्यों? यहां पे अगर नॉर्मल पाइप होती तो जैसे पाइप को जब से खींचते हो तो क्या होता है, पतली पाइप हो तो अंदर की तरफ चिपकती कि नहीं? कभी गौर किया कि नहीं? किसी चीज को अंदर की तरफ खींचो तो पाइप चिपक जाती है, अंदर भी नसें हैं। जब हवा आप खींचोगे तो अगर यहां पर फनल शेप ना हो, रिंग जैसा ना हो, तो क्या होगा, जैसे आप सांस ले रहे हो चिपक जाएगी। इसीलिए यहां पर यह रखा और इसीलिए उसके ऊपर ढक्कन रखा है, एपिग्लॉटिस। अब समझो, एपिग्लॉटिस अगर आपका खराब है तो आप बोल नहीं पाओगे। इसीलिए जब जो बोल नहीं पाते, यहीं पे ऑपरेशन करके एक मशीन लगाई जाती है तो टैं 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 करके बोलता है। क्यों? कि वो ढक्कन को खोलता है। एपिग्लॉटिस ही होता है जिससे आप बोल पाते हो, आवाज आती है। इसीलिए किसी की विंड पाइप जो कट जाती है तो बोलते नहीं है कि विंड पाइप कटी तो मर जाएगा, लेकिन एपिग्लॉटिस के पास अगर धक्का लग जाए, चोट लग जाए तो मशीन लगाना पड़ता है। वो आर्टिफिशियली हवा देता है और आवाज का भी काम करता है।
कभी देखना, बायोलॉजी पढ़ो देखना, ठीक है। स्टेप्स देखिए, चरण, इसके बारे में इन्होंने क्या क्या स्टेप्स बताया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप्स हैं। लिखिए, पहला बताया क्या, एस्टेब्लिश थेरापेटिक रिलेशनशिप, यानी चिकित्सीय संबंध को स्थापना करना। जैसे हमने पहले बोला था, क्या लिखना है, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप, थेरापेटिक रिलेशनशिप लिख लीजिए, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। किससे थेरापेटिक रिलेशनशिप रखना है, क्लाइंट से, करेक्ट, क्लाइंट से, ठीक है। अपने क्लाइंट से कैसा रखना है आपको, चिकित्सीय संबंध रखना है। एनकरेज करना है फ्री एसोसिएशन के लिए, एनकरेज मतलब फ्री एसोसिएशन मतलब वो खुलकर अपनी बातें बोल सके। एनकरेज फ्री एसोसिएशन, खुलकर वो संगठन बना सके, खुलकर संगठन बना सके। लिखिए, आइडेंटिफाई अनकॉन्शियस प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई अनकॉन्शियस प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको उसके अवचेतन मन संबंधित समस्याओं को जानना है। इसी को उन्होंने कहा है इसके लिए कहा उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सबकॉन्शियस एंड आपका कॉन्शियस माइंड। इसी को लिख लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अवचेतन मन और चेतन मन के द्वंद्व को पहचानना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो आपके अंदर हो रहा है। बेटा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, आपके मन में अगर आप कुछ और बनना चाहते हो और तैयारी किसी और चीज की कर रहे हो, तो हमेशा द्वंद्व लगा रहेगा। कभी गौर किया है? आप अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाना चाहते हो, तो आपको पता है कि सिविल सर्वेंट से तो नहीं बनोगे। अगर आपको समाज सेवा करनी है, और बड़ा आसान है पिंक, अगर आपको समाज सेवा करनी है, समझना बड़े ध्यान से, समाज सेवा करनी है तो आप सिविल सर्वेंट बनोगे। लेकिन आपको पैसा कमाना है तो अंबानी बनोगे। अब सपोज करो आपको पैसा भी चाहिए और लोक सेवा भी चाहिए, यह द्वंद्व आपको मार देगा। समझ आ रहा है? तो इसमें क्या होगा, क्या बच्चा वो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसका माइंड फ्लक्चुएट होते रहेगा। तो उन्होंने यही चीज बोला है, आपका दिल कुछ और कहता है और आप कर कुछ और रहे हो। इसको जब तक समझोगे नहीं, तब तक इलाज करोगे कैसे? तो इसका अर्थ क्या है? इसका बहुत अच्छा इलाज है। बेटा, मैंने पढ़ी थी, किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, बहुत प्रसिद्ध किताब है, कभी आपको मन करे तो पढ़ना। और एक और किताब पढ़ी थी, उसमें क्या बोलते हैं, स्मॉल थिंग करके कुछ ऐसी पुस्तक है, स्मॉल थिंग गुड कुछ ऐसे करके स्मॉल थिंग पुस्तक रही है। उसमें एक चीज अथिंग, हाँ, एक चीज अथिंग, उसमें ये बताता है कि कैसे एक छोटी सी चीज आपको आपके सफलता के लिए कारक बनती है। एक छोटी सी चीज, लेकिन वो चीज आपके कॉन्शियस माइंड से ली गई हो। आर्ट ऑफ वॉर भी यही बताता है कि योद्धा वो नहीं होता है जो युद्ध में जाके जंग लड़ के जीतता है, योद्धा वो होता है जो बिना लड़े जीत जाता है। सुन रहा है? इसका अर्थ क्या बोल रहा है वो? इसका अर्थ ये बोल रहा है कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में जीत ली है, आपने ठान लिया है कि आप सिविल सर्वेंट बनोगे, तो आप बन गए सिविल सर्वेंट। लेकिन वो 100% हो। ऐसा ना हो कि दिन भर मोबाइल में टिक लगा के देख रहे हैं कि कहां पे क्या काम हो रहा है। हाँ, पत्नी का बाद में आएगा, कोई टेंशन मत लो। चलो लिखो, आगे लिखो, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू इनसाइट। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, क्यों कहीं जाना है क्या? अरे जाना नहीं है सर, मैं क्या बताऊं? बताओ। थ्रू इनसाइट मेला लगा था ना, भोजपाल मेला, हाँ, उसके पास मिले थे। हाँ, मैं देना भूल गया, 2-4 दिन पहले दिए। अब वो 2 दिन से पीछे लगी है कि चलना वाला, कल चलेंगे। आज जाके पता किया 4 तारीख को खत्म ही हो गया। लिख लीजिए, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू, क्या लिखा है? रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू इनसाइट। लिखिए, बहुत अच्छा ही है। हाँ,
अंतर्दृष्टि से, लिखिए अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने संघर्ष को समाधान करना, अंतर्दृष्टि के द्वारा संघर्षों का समाधान करना। बहुत आसान है, देख पा रहे हो कि इसमें कहीं पर भी कुछ ऐसी बातें नहीं बताई गई हैं कि आप देखना, सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत बेसिक सा चीज बताया है, बहुत आसान है बेटा। आप इसको बड़े ध्यान से अगर एनालाइज करके देखोगे, यही 4 स्टेप हैं, इससे इलाज हो जाता है। उन्होंने क्या बताया, बहुत आसान है। इसमें पहला बताया कि जो ट्रेंड पर्सनालिटी है उसके साथ आपका संबंध होना चाहिए। वो आपको, इसमें आप गौर क्या कर रहे हो, क्या वो इलाज कर रहा है? नहीं, आपके अंदर की जो चीजें हैं उसको एनकरेज कर रहा है, बस आपको सिर्फ डिसीजन लेने में मदद कर रहा है। क्या खुद डिसीजन दे रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या होता है पता है? कोई भी अच्छा थेरेपिस्ट वो होता है जो सामने वाले की बात को खुलकर सुने, और वो जो चाहता है वो पहले सुने और देन उसको उसी चीज के लिए एनकरेज करे जो उसके लिए सही होता है। इसमें भी वही कर रहे हैं वो। आइडेंटिफाई, क्या लिखा है, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस प्रॉब्लम्स को और ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानना, और उसके बाद उसको रिजॉल्व कर देना। आपके मन में क्या दुविधा है, आपको सिर्फ एक ही सवाल बोलेगा, ये बताओ किसके कारण तुम नहीं जी पाओगे, पैसे के कारण या पावर के कारण? तो आपको पता चलेगा नहीं, ये तो दोनों ही बेकार हैं, हम उसके बिना भी जी सकते हैं, हम तो बिना मतलब के लड़े जा रहे थे दो द्वंद्व में। द्वंद्व तो मेरी कुछ और है, जीवन में सक्सेसफुल होना। और सक्सेसफुल होने का अर्थ कतई नहीं होता कि जिसके पास पैसा वो सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल का अर्थ होता है जो खुशी है, सुख में है, वही है। कभी गौर किया है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किसने बोला पता है? भारत के वो प्रसिद्ध एक्टर ने बोला है जो अब नहीं है। क्या नाम है उनका? वो जो अभी कम उम्र में मर गए हैं, क्या नाम था? अरे नहीं, सुशांत सिंह नहीं, अरे जो क्या था उसका नाम, इस्लाम धर्म का, इरफान खान। इरफान खान ने ये बात बोली थी कि जिनको ये लगता है कि सक्सेसफुल होने का मतलब पैसा होता है, ये नहीं। सक्सेसफुल होने का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें संतुष्ट हो, खुश हो, सक्सेसफुल है। पैसा मेरे पास है लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं, वो खुद वो बोल गया है, इसलिए बेचारे मर गए। लिखिए इसके बाद, अच्छा इसका डीमेरिट क्या होगा बता सकते हो? इसका डीमेरिट, ट्रस्ट इशू। दूसरा बेटा, कई बार आप इंसान को एनकरेज करो जो बीमारी से ग्रस्त है, वो कभी अपने अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को समझ ही नहीं पाएगा, अंतर नहीं कर। तीसरा, ये लॉन्ग टर्म है ना, बहुत लंबे समय तक चलने वाला इलाज है। ये सब इसके डीमेरिट। मेरिट तो समझ में आ गया, बिना दवाई के इलाज। ठीक, लिखिए नेक्स्ट। दूसरा मॉडल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, कार्ल रोगन द्वारा, व्यक्तिगत केंद्रित चिकित्सा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पर्सन सेंट्रिक थेरेपी, कार्ल रोगन। इसमें आप सब अपने आप को देख लोगे, कार्ल रोगन लिखेगा, पर्सन सेंट्रिक रोगर है, ठीक है, आरिजी। पर्सन सेंट्रिक मतलब व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा। इसमें क्या करते हैं देख लीजिए, बहुत आसान है। व्यक्तिगत केंद्रित में क्या होता है, लिख लीजिए बेटा, इसमें कुछ लाइन लिख लीजिए। व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें प्रशिक्षित थेरेपिस्ट क्लाइंट के अंदर की छुपी हुई कमियों को स्व मतलब खुद के द्वारा, स्व के तहत ही ठीक करने का प्रयास करता है। लिख लीजिए, अ टाइप ऑफ थेराप्यूटिक टेक्निक in which trained therapist
try to cure client by his own self recognition and force him to understand his own problem and his own goodwill। फिर से बोलता हूं, पूरा लिख लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लीजिए बेटा, और आगे लिख लो, कहां तक लिखे थे आप? ठीक करने का प्रयास करता है, प्रयास करता है, लिखिए। इसमें थेरेपिस्ट उसे बाधित करता है कि वह अपने अंदर, उसे बाधित करता है कि वह अपने अंदर के आत्मज्ञान और आत्म समस्या को स्वतः ठीक कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कोर एजम्पशन क्या होता है वो भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थेरेपी बहुत अच्छी रही है। कोर एजम्पशन, इसकी मूलभूत अवधारणा क्या थी इस थ्योरी की? लिखिए, इसमें बोलता है ह्यूमन आर इनहेरेंटली गुड एंड गुड ओरिएंटेड। ह्यूमन आर इनहेरेंटली गुड एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। ये बहुत अच्छी लाइन है, लिख लीजिए। इसमें कहा जाता है मनुष्य मूलतः अच्छा और विकासशील होता है। मनुष्य मूलतः अच्छा और विकासशील होता है। दूसरा क्या बोला उन्होंने? पहला ये और दूसरा क्या बोला वो देखिए, लिखिए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। आप लिख लीजिए बेटा, बहुत अच्छा है। इसमें लिख लीजिए मनुष्य स्व और आदर्श स्व के द्वंद्व में फंसा होता है। मनुष्य स्व और आदर्श स्व के मध्य में, सेल्फ मतलब स्व, ये वाला स्व, आदर्श मध्य के स्व में फंसा होता है। बहुत आसान है ना, आप खुद देखिए बेटा, कई बार आप जो बनना चाहते हैं और जो वास्तविकता में आप हैं उनके बीच में तो फंसे हुए हो। आप कुछ बनना चाहते कुछ और हो, बन नहीं पा रहे हो, इसीलिए आपके मेंटल प्रेशर हो रहा है, इसीलिए आप डिप्रेशन में जा रहे हो। अगर आप ये छोड़ दो इसकी जिद, तो आप मेंटल प्रेशर पे नहीं जाओगे। आप समझ रहे हो? आप बनना चाहते हो अमिताभ बच्चन और आपके एक्टिंग का ए भी नहीं आता है, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं हम अमिताभ बच्चन बन जाएंगे, तो इसके अंतर के कारण ही ये हो रहा है। बनेगा? लिखिए। तीसरा देखिए, गिव द राइट कंडीशन एंड इंडिविजुअल कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। थर्ड, गिव द राइट कंडीशन एंड इंडिविजुअल कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत अच्छी लाइन बोली है इन्होंने कि आप उसे सही व्यवस्था दीजिए और वह स्वतः ही अपने आप को ठीक कर लेगा। सुना रहा है? किसी व्यक्ति को स्वतः वो परिस्थितियां दीजिए, वो खुद ही अपने आप को ढाल लेगा, ये ठीक कर लेगा। जैसे आपको एक्टर बनना, अमिताभ बच्चन, माहौल दे दो, बन जाओगे एक्टर। ये बढ़िया बात है सर। सही है ना बेटा? किसी व्यक्ति को सिविल सर्वेंट बनाना है
तो उसको उस माहौल में डाल दो, 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते लोक सेवा की बात करेगा, बन गया लोक सेवा। बेटा जब आप वो लाइफ जीने लगते हो ना, आप बन जाते हो। महात्मा गांधी भी तो ये कह के गए हैं, जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। तो आप अगर ठान लिए हो कि आप लोक सेवक बनना चाहते हो, तो फिर कहते नहीं, वो शाहरुख खान की बड़ी अच्छी लाइन रहती है, जब आप किसी चीज को किसे शिद्दत से, हाँ शिद्दत से चाहो तो फिर कायनात, हाँ करेक्ट है, पूरी कायनात उसे आपके लिए बदलने के लिए मजबूर कर देती है, लाने के प्रयास करती है। इसके लिए तो अलग चीज है ना। हाँ, तो ये सिविल सर्वेंट विचार है ना, कौन सा मोहब्बत के पीछे मर रहा है। हाँ ठीक है, लिखें। ड्रग्स वोस तो नहीं ले रहे हो ना? नहीं सर। हाँ लिखिए, की कॉन्सेप्ट इसमें है क्या? शिद्दत से तो चाहता नहीं क्या वो नहीं समझ पा रहा। लिखिए, महत्वपूर्ण इसमें सिद्धांत क्या है, अवधारणाएं क्या है। सेल्फ कॉन्सेप्ट पहला है, ए सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्व अवधारणा। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब स्व अवधारणा। इसमें इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ सेल्फ के बारे में है, व्यक्ति को स्वयं के बारे में धारणा क्या है। लिखिए, क्या लिखना, लिख लीजिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस लिख लीजिए, एक लाइन लिखिए, इंडिविजुअल परसेप्शन। हाँ, इंडिविजुअल परसेप्शन, परसेप्शन, स्व अवधारणा। लिखिए, इसके अंतर्गत क्या है, स्व अवधारणा। दूसरा लिखिए, ये बहुत असंगति, लिखिए इनकॉन्ग्रुएंस कहलाता है। इनकॉन्ग्रुएंस, इनकॉन्ग्रुएंस मतलब होता है असंगति। लिखिए, इनकॉन्ग्रुएंस मतलब असंगति। किसके मतलब बेटा, गैप बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडल सेल्फ। बन जाएगा बेटा, स्व और आदर्श स्व के बीच का अंतर, स्व और आदर्श स्व के बीच का अंतर बन जाएगा। आत्मविकास को प्रवृत्ति देना, यानी एक्चुअल टेंडेंसी क्या है आपकी। तीसरा क्या है, एक्चुअल टेंडेंसी। एक्चुअल टेंडेंसी लिख लीजिए बेटा, एक्चुअल टेंडेंसी है क्या, लिखिए आत्मविकास प्रवृत्ति। एक्चुअल टेंडेंसी आत्मविकास प्रवृत्ति। इसमें क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई योर ग्रोथ, अपने विकास को पहचानना, योर ओन ग्रोथ, अपने विकास को पहचानना। लिख लीजिए नेक्स्ट। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। लिखिए कंडीशंस, फोर्थ में कंडीशंस, कंडीशंस फॉर थेरेपिस्ट। इनमें इन्होंने बताया है कि कौन कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए थेरेपिस्ट के लिए। क्या क्या बताया, पहला अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, आपने ये चीज बहुत अच्छे से देखी होगी। लिख लीजिए, बिना किसी शर्तों के स्वीकारिता। दूसरा लिखिए एम्पैथी, समानुभूति। तीसरा लिख लीजिए आपका कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है बेटा प्रमाणित करना, कॉन्ग्रुएंस प्रमाणित करना, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस प्रमाणित करना बन जाएगा। अभी तीनों है क्या, समझ लीजिए, बहुत अच्छा है और ये होना भी चाहिए, किसी भी थेरेपिस्ट के अंदर यही तीनों चीजें होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, इनके लिए की कॉन्सेप्ट क्या है इस थ्योरी के अनुसार। पहला, आप इंडिविजुअल परसेप्शन की मतलब होता है कि आप अपने आप को पहचानो कि आपके अंदर क्या समस्याएं हैं। दूसरा, यह बोल रहा है कि जो आपके वास्तविक स्व में और आपके आदर्श स्व में अंतर, जो आप बनना चाहते हो और जो वास्तविकता में हो, उसके बीच को समझना। तीसरा, एक्चुअल टेंडेंसी बता रहा है कि आपके अंदर ग्रोथ किस तरफ है। अब यहां पर ये तीनों तो हो गया आपके पर्सपेक्टिव से, जो क्लाइंट है उसके पर्सपेक्टिव से। ये बता रहा है कि थेरेपिस्ट को क्या करना चाहिए। उनको ये कहना है कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड करना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है कि आप सामने वाले की बिना किसी पूर्वाग्रह के सारी बातों को सकारात्मक रूप से सुनोगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बातों को खुले दिल से अगर मैं ना सुनूं तो मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। तो पहले सामने वाला जो भी बोल रहा है उसे खुले दिल से सकारात्मक वे में पहले सुनो। फिर क्या बोल रहा है, आपको उसके प्रति समानुभूति होनी चाहिए, मतलब वो जैसा फील कर रहा है आपको फील करना पड़ेगा। और अंत में बोल रहा है कि आपको उसके बीच में क्या करना चाहिए, संगति बनाने का प्रयास करना चाहिए, उसके अंदर के गैप को कम करना चाहिए, मतलब उसके आइडल सेल्फ को मिलाना पड़ेगा रियल सेल्फ से जो वास्तविक है, यानी इससे संगति करने की बात कर रहा है। ये 3 चीजें बताई गई। इसके लिए उन्होंने चरण बताए कि किस किस तरीके से किया जा सकता है, वो भी देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है ये। लिखिए प्रोसेस क्या है, लिख लीजिए प्रोसेस ऑफ थेरेपी, प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया क्या है, पहला लिखिए वार्म एंड एक्सेप्टिंग रिलेशनशिप, स्टेप फर्स्ट, वार्म एंड एक्सेप्टिंग, वार्म एंड एक्सेप्टिंग रिलेशनशिप। लिख लीजिए बेटा, गर्म और या ऐसे लिख लीजिए गर्म जोशी भरा संबंध, ज्यादा अच्छा है, गर्म जोशी भरा संबंध। स्टेप 2 गर्म जोशी भरा संबंध। दूसरा लिखिए फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, ये बहुत अच्छा है, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, खुले दिल से वो अपना विचार रख सके, खुले दिल से विचार रखना, ठीक है। उसके आत्मबोध में वृद्धि करना, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, आत्मबोध में वृद्धि करना, सेल्फ अवेयरनेस बनेगा। उसके बाद से लिखिए नेक्स्ट, लिखिए रिडक्शन ऑफ डिफेंसिवनेस, यानी रक्षात्मक की कमी करना, या डिक्लाइनिंग लिख लीजिए, डिक्लाइनिंग ऑफ डिफेंसिवनेस। बेटा रक्षात्मक की कमी करना, जो प्रतिरोध है उसको रोकना, और ग्रेटर कॉन्ग्रुएंस, लिख लीजिए आत्म सामंजस्य, ग्रेटर कॉन्ग्रुएंस। अगर ये चीज हुआ तो वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक चीज और बताइए बेटा, अगर मैं इसको 5 चरणों में बोलूं कि कोई व्यक्ति ये इस प्रक्रिया से गुजर रहा है, 5 अलग अलग स्टेप्स के थ्रू समझने का प्रयास करूं, तो कभी आप गौर करोगे ऐसे व्यक्तियों के अंदर पहले नकारात्मक इतनी भरी होगी कि वो आपकी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, धीरे धीरे खुलना पसंद करेंगे, धीरे धीरे करके अपने अंदर परिवर्तन करेंगे और देन फाइनली रियलाइज कर पाएंगे। तो अगर आप इसके स्टेप को लिखना चाहो तो वो भी लिख लीजिए, लिख लीजिए 5 लेवल ऑफ एक्सपीरियंसिंग, 5 लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग। कोई व्यक्ति किन किन भावनाओं से गुजरेगा, 5 लेवल ऑफ एक्सपीरियंसेस। पहला लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, डिनायल ऑफ फीलिंग, अपनी विचारधाराओं से अपनी भावनाओं से भागना, पहला डिनायल ऑफ, जैसे लिख लीजिए डिनायल ऑफ फीलिंग्स, अपनी भावनाओं से भागना, पहला। दूसरा लिख लीजिए स्टेप क्या होगा बेटा, स्लाइटली अवेयर, थोड़ा बहुत खुलेगा, आत्मज्ञान होगा, स्लाइटली अवेयर, यानी थोड़ा बहुत खुलापन होगा। तीसरा देखिए मॉडरेट अवेयरनेस, उससे थोड़ा और ज्यादा अवेयरनेस, थोड़ा बहुत और कह सकते हैं, लिख लीजिए बेटा अल्प जागरूकता का माध्यमिक जागरूकता, और फिर हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंसिंग, हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। अगर जब तक वो खुलेगा नहीं तो नई चीजों को सीखेगा कैसे, अवधारणा कैसे बनाएगा, यानी उच्च स्तर का अनुभव। और अंत में लिख लीजिए फुली फंक्शनिंग पर्सन हो जाएगा, फुली फंक्शनिंग पर्सन। ये वो है।
अंततः वो कार्य करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। यानी डिप्रेशन से किस तरीके से उभर कर आया है, ये है। समझ में आया? थोड़ा बहुत मॉडल हैं तो मॉडल जैसे ही हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन जो हैं बहुत अच्छे हैं। अगर इसको व्यवहार के रूप में समझोगे तो हम इसको एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा आएगा। पर्सन सेंट्रिक के बारे में अगर हम बात करें, बड़े ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। पर्सन सेंट्रिक का कोर आइडिया अगर आपसे बोला जाए तो एक ही चीज है कि इसमें थेरेपिस्ट खुद इलाज न करके क्लाइंट को खुद ही एनकरेज करता है अपनी कमियों को दूर करना। आसान शब्दों में, क्लाइंट को जब खुद ही कर रहा है तो इसमें कोर एजम्पशन क्या लिया गया है कि व्यक्ति जो है इनहेरेंटली गुड होता है, यानी कि अच्छा होता है। अगर हम मान लेंगे कि व्यक्ति अच्छा है तभी तो उसके अंदर खुद ही ग्रोथ करवाएंगे और खुद ही विकास होगा। दूसरा ये बोलता है उसके वास्तविक स्व में, यानी जो वो है और जो वो बनना चाहता है, उसके बीच में जो द्वंद है उसको हमको कम करना है। कैसे, आगे हम देखेंगे। तीसरा क्या बोलता है, गिव द राइट कंडीशन, उसे सही वातावरण दीजिए ताकि वो अपने आप को ग्रोथ कर सके। ये सबसे अच्छा लाइन था इनका जो अभी तक दिया गया था। इसके बाद क्या बोलते हैं वो कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पहला सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि आपको इंडिविजुअल परसेप्शन क्या, आपकी खुद की व्यक्तिगत अवधारणा क्या है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आपके वास्तविक स्व और जो आप बनना चाहते हैं उसके बीच के अंतर को समझिए। तीसरा ये बोल रहा है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि आपका ग्रोथ, विकास किस तरफ हो रहा है। ये तीनों क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से है। फिर उसके बाद आता है थेरेपिस्ट का, कि थेरेपिस्ट को क्या करना है, आपके द्वारा कही गई बातों को बिना किंतु परंतु के स्वीकार करना, वो भी सकारात्मक, नकारात्मक नहीं, सीधे सकारात्मक। दूसरा, वो जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उसको उसी की परिस्थिति में समझना। और तीसरा, फिर आपको उनकी जो मतभेद चल रही है उनमें सामंजस्य बैठाने का प्रयास करना। फिर ये बोलते हैं कि कौन कौन से चरण होते हैं। पहला चरण है कि आप एक अच्छा सौहार्दपूर्ण या गर्मजोशी भरा क्या बनाइए, संबंध बनाइए ताकि उसका ट्रस्ट जीत सके। फिर बोलता है कि फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, सामने वाले को इतना सहज बना दीजिए कि खुलकर अपनी विचारधाराओं को रख सके। तीसरा बोल रहा है इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। अब जब इस बातों में सामने वाले को ये एनकरेज करिए कि नई नई चीजों के बारे में अध्ययन करते रहे, अपना खुद का अवेयरनेस बढ़ाते, नॉलेज बढ़ाते रहे। फिर बोलिए डिक्लाइनिंग ऑफ डिफेंसिवनेस। अब उसको बोलिए कि अपने चारों तरफ जो आवरण बना के रखा है उसको तोड़कर बाहर की तरफ देखे, और ये तभी होता है जब ज्ञान हो। अब फिर अंत में क्या बोल रहा है, ग्रेटर कॉन्ग्रुएंस, ताकि जो उसके स्व में और वास्तविकता में जो अंतर है वो मिल सके। फिर वो बोलते हैं इस पूरे प्रक्रिया में जो कार्ल रहे हैं रोगर, उन्होंने 5 चीजें देखी। पहला, व्यक्ति डिनायल करता है अपनी फीलिंग को समझने से, मतलब उसके अंदर जो मतभेद है उसको इग्नोर कर देता है, वो नहीं अपने कमियों को समझना चाहता है। फिर क्या बोल रहा है, स्लाइटली अवेयर होता है, थोड़ा बहुत पढ़ता है, जागरूक होता है थोड़ा बहुत। फिर माध्यमिक जागरूक होता है, और फिर जागरूक होने के बाद जब वो खुद से चीजों का अनुभव करता है तब वह एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि डिप्रेशन को छोड़कर नए नए अनुभवों को सीखने के लिए तैयार हो जाता है। यह है पर्सन सेंट्रिक मॉडल। बनेगा? बाकी के मॉडल कल, अभी बहुत सारे मॉडल हैं।